नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे। हमारी आज की खास पेशकश है विधायक पर एफआईआर। जी हां, बात इंदौर के बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता की हो रही है, जिस पर मनोज परमार पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। हालांकि मनोज परमार पर हुए हमले में कई और भी नाम सामने आए हैं, लेकिन एफआईआर बीजेपी विधायक पर दर्ज की गई है। कौन है मनोज परमार और क्या है पूरा घटनाक्रम, अपनी इस खास पेशकश में हम आज आपको सब बताएंगे। साथ ही ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि सत्ताधारी दल के विधायक पर दर्ज एफआईआर का प्रदेश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। इंदौर में सरेआम गोली चलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम जिस गोलीकांड की बात कर रहे हैं उसने इंदौर की सियासत गरमा दी है। इसमें बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता को आरोपी बनाया गया है। क्या है पूरा घटनाक्रम, आइए जानते हैं। बीजेपी विधायक पर एफआईआर। बीजेपी विधायक पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। जी हां, जिस शख्स को आप हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर लेटा हुआ देख रहे हैं, उसी पर जानलेवा हमला करने के आरोप में बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता पर एफआईआर दर्ज हुई है। घायल का नाम मनोज परमार है और पूरी घटना इंदौर के मल्हारगंज क्षेत्र की है, जहां भूतेश्वर महादेव की बारात में शामिल मनोज परमार पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई। गंभीर रूप से घायल मनोज को अस्पताल में भर्ती किया गया। मनोज इस धार्मिक आयोजन का संयोजक था, जिसमें बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला और जीतू जिराती भी शामिल थे। 3-4 लड़के थे क्या, मैं वही पास में खड़ा हुआ था, किसी की आवाज सुनी कि इसको गोली मार दो, गोली मार दो, बस इतने बट से आवाज आई। वैसे मनोज परमार पर हुए हमले के पीछे जमीनी विवाद की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, हमले में मोहन पहलवान और बंटी डकैत का नाम भी सामने आया है, लेकिन परिजन विवाद के बारे में बताने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही विधायक सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यात्रा निकल रही थी, इस यात्रा के दौरान किसी ने गोली मार दी और इस संबंध में मलारगंज पुलिस जांच कर। इधर मनोज पर गोली चलाने के मामले को राजनीतिक वर्चस्व के रूप में देखा जा रहा है। मनोज परमार प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का समर्थक माना जाता है, जो सुदर्शन गुप्ता के क्षेत्र में जमीनी कब्जे के विवाद में भी शामिल रह चुका है। मैं बचपन से जुलूस में शामिल होता आया हूँ और उसका स्वागत करता हूँ। चूंकि मेरी विधानसभा क्षेत्र का मंच लगा के हमने स्वागत किया, वहीं हमें पता लगा कि इस तरह की घटना हो गई है और आज मुझे पता लगा कि उसमें मेरा नाम लिया जा रहा है। मैं निर्दोष हूँ। कुल मिलाकर हमले की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस भी जांच में जुटी हुई है और यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि खुद मनोज परमार पर 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उसे 2 साल पहले पुलिस ने जिला बदर किया था, लेकिन मनोज पर जानलेवा हमला करने के आरोप में बीजेपी विधायक पर मामला दर्ज हुआ है। जाहिर है पूरा मामला सियासी रंग में रंगता नजर आ रहा है। इस हमले को जहां बीजेपी की गुटबाजी के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं मनोज की क्राइम हिस्ट्री को देखकर शक की सुई दूसरी तरफ भी इशारा करती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो सोमवार को घटना होती है और घटना के कुछ घंटे बाद ही आनन फानन में एफआईआर दर्ज हो जाती है, वो भी सत्तारूढ़ दल के एक विधायक के खिलाफ। इतनी तेज कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस की पहली बार देखने को मिली है और उसमें सवाल भी कई उठ रहे हैं। इसके कई पहलू हैं, क्योंकि खुद मनोज परमार एक हिस्ट्री शीटर है, उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरे जी। पटेरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इंदौर स्टूडियो से हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक अश्विन जोशी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन जी। सत्तन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्तन जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि एक सत्तारूढ़ दल के विधायक पर इतनी एफआईआर दर्ज हो जाती है, वो भी आनन फानन में पुलिस दर्ज करती है। 2 बातें यहाँ पर उठ रही है, या तो सुदर्शन गुप्ता जी का इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्वमेंट है, उनका हाथ है, या फिर
इतनी जो पुलिस की कार्रवाई है वो त्वरित होती है, या पुलिस सुधर गई है, या इंदौर पुलिस जो है वो अब ज़्यादा तेजी से कार्रवाई करने लगी है, क्या कहेंगे? देश में चौथे नंबर पर ला करके तो रखा ही है, और इन स्थितियों और परिस्थितियों के बीच में अगर सुदर्शन गुप्ता पर इस तरीके के आरोपों की जी सत्यन जी सुन रहे हैं, पुष्टि होती है, इनके द्वारा की जाती है, तो ऐसा तब ऐसा लगता है कि हम जिस पद्धति का निर्माण करना चाहते थे उससे कहीं अलग हट गए। पुलिस की जो कार्यवाही है वो अपने अधिकारों के तहत जायज हो सकती है, लेकिन प्रदेश में जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि के जीवन चरित्र की चरित्रावली भी उनके पास रहती है, और जिन्हें समझने की ताकत नहीं है कि अगर ये व्यक्ति किस तरीके का आचरण कर सकता है। एकदम निराधार, निरूपित और एक व्यक्ति विशेष के कथन मात्र पर ही वो आरोप मंडित कर दिया। सत्यन जी कौन है व्यक्ति विशेष? क्या आप बोल रहे हैं कि साजिश की गई है सुदर्शन गुप्ता जी के खिलाफ, तो कौन है इस साजिश का हिस्सा, क्या कहना चाहेंगे? वो उनके परिजन है जो घायल हुए, मनोज, उनके परिजनों ने उनका नाम दर्ज करवा दिया और पुलिस ने मान लिया। नहीं तो जैसा आपने कहा कि पुलिस जो है उसका विवेक नहीं है, लेकिन एक बात ये भी है कि पुलिस जो है जब कोई आम व्यक्ति थाने पर पहुंचता है तो उसकी इतनी जल्दी एफआईआर दर्ज नहीं करती है जब तक कि कोई राजनीतिक दबाव न हो। तो क्या माना जाए कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है, कोई राजनीतिक दबाव, जिस तेजी से पूरी कार्रवाई हुई है? पॉलिटिकल आदमी पर की जाने वाली कार्रवाई में अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर होगा तो ये इतनी साहस कर पाए होंगे? तो मनोज परमार के केवल कहने पर एफआईआर दर्ज हो जाना, इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि इंदौर पुलिस जो है वो काफी मुस्तैद है और बखूबी अपना काम कर रही है। हाँ, इतनी प्रामाणिकता से उन्होंने अपने कार्यवाहियां की है। एक व्यक्ति, मनोज परिवार ने नहीं कहा, उसके भाई ने कहा, ऐसा बताया जाता है, या मनोज ने भी कहा हो तो उसके कहने पर आप जिस व्यक्तित्व पर लगे हुए आरोप हैं उसकी दिनचर्या, उसकी जीवनचर्या, उसकी कर्मठता, उसका कार्यक्षेत्र, उसके क्रियाशीलता, इस सब पर विचार करेंगे या नहीं करेंगे? आपने मान लिया नियम के अनुसार, लेकिन आपने इतनी तीव्रता से कार्यवाही की कि जन आंदोलन सरीका तैयार हो गया। जी जी बिल्कुल। अश्विन जोशी जी से भी जान लेते हैं। जोशी जी, ये पूछना चाहूंगा कि आपके खिलाफ भी इसी तरह की एक एफआईआर दर्ज हुई थी नगर निगम चुनाव के दौरान। आप क्या मानते हैं ये पुलिस की जो कार्रवाई है वो इतनी त्वरित पुलिस ने कार्रवाई की है? एक सत्यन जी से कह रहे हैं कि प्रामाणिकता जाहिर कर रही है पुलिस की, आपका क्या विचार है? दोनों ही प्रकरणों में जितनी तत्परता से पुलिस ने काम किया है, अगर इतनी तत्परता से पुलिस काम करने लग जाए तो सच में पूरे शहर से अपराध ही समाप्त हो जाए। और मेरा तो निवेदन ये है कि एक व्यक्ति इतने वर्षों में पूरा घर परिवार छोड़ करके राजनीति में अपनी इमेज बनाते बनाते सबसे बचते बचाते आता है, और किसी एक व्यक्ति के कहने पर इतनी त्वरित कार्रवाई करके 307 जैसी गंभीर धारा की यातना भुगतना पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि नगर निगम चुनाव में मुझे 8 दिन फरारी काटना पड़ी, जो मेरे लिए जिंदगी में सबसे शर्मनाक समय रहा। अच्छा, लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि आप कह रहे हैं कि इतनी त्वरित कार्रवाई हुई है, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई को धन्यवाद देना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार है, सरकार की तरफ से ही डायरेक्शन है कि पुलिस जो है जो भी व्यक्ति शिकायत करे उसके आधार पर उसकी तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। तो पुलिस ने तो अपना काम किया है सरकार के निर्देश के मुताबिक। मेरा निवेदन आपसे ये है कि इंदौर की पुलिस के मामले में नीचे जो टीआई लेवल के लोग होते हैं उनको उस आदमी की बात मानने की बाध्यता है जो उनका तबादला करा सकता है, और इंदौर में रहने के आकर्षण के कारण वो उस व्यक्ति की जो उनका तबादला करवा सकता है, रुकवा सकता है, उसके दबाव प्रभाव में चाहे जो कायमियाँ करते रहते हैं। ये एक सच्चाई है, मैंने भी देखी है, भुगती है, सत्ता भी मैंने देखी है और विपक्ष में भी हूँ। सत्यन जी तो मना कर रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। आप क्या मानते हैं कि कोई राजनीतिक दबाव के बगैर इतनी त्वरित कार्रवाई होती है क्या पुलिस थानों में? सत्यन जी ने कहा, आप उसको दोबारा जरा देखिए टेप रिवाइंड करके, उन्होंने कहा पॉलिटिकल प्रेशर के मारे ही पॉलिटिशियन पे एक किसी व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को, सुदर्शन गुप्ता को मैं छात्र राजनीति से जानता हूं, और मैं तो ये दावे से कह सकता हूं कि वो ऐसा कृत्य में शामिल होने की बात तो दूर है, सोच भी नहीं सकता है।
बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता पर हुई एफआईआर के बाद आर्थिक राजधानी का सियासी पारा गर्मा गया है। मंगलवार को विधायक पर दर्ज हुई एफआईआर का विरोध भी देखने को मिला। इन सबको देखते हुए इस बात की संभावना बनने लगी है कि ताई और भाई की राजनीतिक खटास से प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी सामने आ सकती है, क्योंकि सुदर्शन गुप्ता सुमित्रा महाजन के करीबी माने जाते हैं और मनोज परमार को कैलाश विजयवर्गीय का समर्थक बताया जाता है। इधर कांग्रेस भी इस प्रकरण से सियासी हित साध सकती है। मालवा में ताई के समर्थक एक बार फिर सड़कों पर हैं। वजह है विधायक सुदर्शन गुप्ता पर दर्ज हुई एफआईआर। सुदर्शन गुप्ता सांसद सुमित्रा महाजन के करीबी कहे जाते हैं और यही वजह है कि उनके ऊपर दर्ज हुई एफआईआर का विरोध अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। ताई और सुदर्शन गुप्ता के समर्थकों ने मंगलवार को मल्हारगंज थाने का घेराव भी किया। इस दौरान खुद सांसद सुमित्रा महाजन ने मोर्चा संभाला। इतना ही नहीं, ताई और बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता आईजी अनुराधा शंकर से मुलाकात करने भी पहुंचे। ताई ने सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारों इशारों में कह दिया कि वार करने का ये तरीका ठीक नहीं है। भीड़ में, इतने बड़े भीड़ में घिर करके व्यक्ति जब चलता है तो कौन कौन उसके आसपास खड़े कौन लोग हैं, कैसे लगी, क्या लगी, पूरी तहकीकात हो जाए इसकी। दूसरी बात मेरा इतना ही कहना है कि यूं ही किसी के खिलाफ इस प्रकार से एफआईआर करना कभी भी उचित नहीं होता है। हम चाहेंगे इसकी पूरी जांच हो और जांच में जो सामने आ जाए, जो भी कुछ गलत व्यक्ति है उस गलत व्यक्ति को सजा मिले। इधर कांग्रेस भी इस मामले में रुचि लेती दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेताओं ने सुदर्शन गुप्ता का समर्थन कर उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को गलत करार दिया है। सुदर्शन गुप्ता के ऊपर जो आज मामला दर्ज होने की स्थिति है, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं। किसी भी अच्छे विधायक के खिलाफ यदि आप उसको हरा नहीं पा रहे हैं, यदि उसको दबा नहीं पा रहे हैं, तो एक ओछा और भोंडा तरीका जो अख्तियार किया जा रहा है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं और अब इस प्रवृत्ति के ऊपर रोक लगना चाहिए। पुलिस को भी ध्यान देना चाहिए। जो अपराधीकरण मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, इसमें जो लोग इसके पीछे हैं और ख़ास करके जो राजनीतिज्ञ इसके पीछे हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक पर दर्ज हुआ मामला फिलहाल शांत होने वाला नहीं है। माना जा रहा है कि इस मसले पर ताई और कैलाश विजयवर्गीय के बीच खटास बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में इंदौर बीजेपी नेताओं की अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी भी खुलकर सामने आएगी। पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर। तो कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय, जिन्हें इंदौर में भाई के नाम से पुकारा जाता है, और ताई यानी कि सुमित्रा महाजन, इन दोनों के बीच की जो वर्चस्व की लड़ाई है वो हमेशा गाहे बगाहे इंदौर की राजनीति में देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, खासतौर पर मालवा बेल्ट में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई को समझना और उसको रोकना। हमारे साथ पटेरिया जी भी मौजूद है। पटेरिया जी, क्या देखते हैं ये जो पूरा मामला हुआ है, आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं और उसके राजनीतिक रिपल्केशन क्या होंगे, इसके क्या आगे? विजय जी, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही दुखदायी क्षण है जब उसके एक विधायक के ऊपर एक आरोप लगा है, वो भी हत्या के प्रयास का आरोप लगा है। बहुत ही गंभीर मामला है। अगर वास्तव में आरोप सही है तो और ज़्यादा दुख की बात है। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। ये जल्दबाजी क्यों हुई, कैसे हुई? क्योंकि जहाँ तक हम मध्य प्रदेश पुलिस को जानते हैं, यहाँ के लोगों को जानते हैं, यहाँ के ब्यूरोक्रेटिक पैटर्न को जानते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस इतनी तत्परता से तभी कार्रवाई करती है जबकि उसे पक्के सबूत मिल जाएं या पक्का उसके ऊपर दबाव हो। अब दो में से बीच में कहीं बात है। और क्योंकि हम कोई जज नहीं होते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि किसी विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने के पहले, किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई करने के पहले, किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने के पहले 100 बार व्यवस्था से जुड़े हुए, कानून से जुड़े हुए लोगों को सोचना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति समाज में होता है उसके 100 दुश्मन होते हैं। फिर जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है उसका चरित्र क्या है? जैसा कि मनोज परमार के बारे में कहा गया है कि 20 से ज़्यादा मुकदमे उनके खिलाफ हैं। कोई व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ 20 से ज़्यादा मुकदमे हैं और वह सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये और गंभीर और संगीन मामला है। दरअसल संकट की जड़ यही है कि जो भी दल राजनीति में होते हैं, राजनीति में दल तो होंगे ही, कोई दूसरा व्यक्ति तो होगा नहीं, लेकिन सत्ता में जो दल होता है
उसके साथ भी कुछ ना कुछ अपराधी होते हैं, और जो प्रतिपक्ष में खड़े लोग होते हैं उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं, और दरअसल सारा गड़बड़ झाला यहीं चालू होता है। दरअसल इसमें एक सवाल ये है कि जैसे दोनों मना कर रहे हैं कि इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक पॉलिटिकल व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर है। आप क्या मानते हैं, बगैर पॉलिटिकल प्रेशर के ये हुआ ही नहीं होगा? देखिए विजय जी, जहां तक मैंने जो बातों को सुना है, दोनों ने सांकेतिक तौर पर बड़े साफ कहा है कि कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल प्रेशर है। उनका कहना है कि अपने आप ये मामला दर्ज नहीं हुआ है। अश्विनी जोशी ने बड़ा साफ बात कही है, बहुत ही सीजन विधायक हैं, लड़ाकू विधायक। उन्होंने कहा कि किसी विधायक के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो ये मुकदमे तब दर्ज होते हैं कि जब व्यक्ति या तो उस स्थिति में हो कि उनका तबादला टीआई का करा सकता हो या उसका तबादला रुकवा सकता हो। बड़ी एक कठिन बात है कि दरअसल मेरिट के आधार पर कार्रवाई ना होकर सिर्फ इस आधार पर कार्रवाई हो कि आप उनका तबादला करा सकते हैं या तबादला रुकवा सकते हैं। तो बहुत ही खराब स्थिति है। बिल्कुल। एक बार फिर इंदौर स्टूडियो का रुख करेंगे और सत्तन जी से मेरा एक सवाल है। सत्तन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब आगे की क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि एक सत्तारूढ़ दल के विधायक के खिलाफ इस तरह का एफआईआर दर्ज हुई है। रणनीति का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, सवाल न्यायिक है। जैसा कि कहा गया कि आचरण जो है, जब राजनीति में घोड़ा अनियंत्रित होता है तो लगता है कि राजनीतिज्ञों ने उसकी लगाम ढीली कर दी है, और ढीली कर दी है उसके कारण जो आने वाली विकृति है, उस विकृति को संस्कारित करने के लिए पार्टी सदैव प्रयत्नशील रही है। पार्टी विचार करेगी इस मामले को लेकर के कि घोड़ा अनियंत्रित न हो। तो जिस घोड़े की आप बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से दर्शक भी समझ रहे होंगे और सारे लोग समझ रहे हैं। तो नियंत्रित करने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है घोड़े को नियंत्रित करने के लिए। अब इस बार क्या बहुत ज्यादा कुछ कड़ा कदम उठाया जाएगा? नहीं, कड़ा कदम उठाने वाले जो लोग बैठे हैं, अगर वो कड़ा कदम उठाने के बजाय वरद हस्त रख करके आशीर्वाद दें, ये भी हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के पुलिस के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही अनुचित है, और अनुचित कार्यवाही जैसा मैंने पहले भी कहा था और अब उसको स्पष्ट किया भाई अश्विन जी ने, कि मैंने कहा वो उसके बिना संभव ही नहीं होती। बिल्कुल। अश्विन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जैसे सत्तन जी कह रहे हैं कि घोड़े को नियंत्रित करने की जरूरत है, उनकी पार्टी का ये अंदरूनी मसला हो सकता है, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले में बीजेपी का सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस इसके जरिए कुछ राजनीतिक गेन करना चाहती है इंदौर में? मैं 24 घंटे कांग्रेस बीजेपी की राजनीति नहीं सोचता हूँ। हम सब आदमी हैं, हमको इस शहर में बुढ़ापा काटना है, और अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। राजनीति में भी दो वर्ग हो गए हैं, एक जो अपनी सत्ता के दम पर दूसरों के अधिकारों पर अतिक्रमण करके अपनी दादागिरी दिखाना चाहते हैं, लोकतंत्र है। और यहाँ पर किसी की भी दादागिरी इस तरह चली नहीं, जो आज कर रहे हैं कल उनको सत्ता जाने पर उनको भुगतना पड़ेगी। इसलिए ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अच्छाई और बुराई की है। आप इसको इस तरह परिभाषित करेंगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सत्तन जी और अश्विन जोशी दोनों का आपसे हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पटेरिया जी, जैसे कि दोनों ने इशारों में कई बातें कही, आपको क्या लगता है कि अब इंदौर की जो राजनीति में एक वर्चस्व की लड़ाई चलती आ रही है, ये सिलसिला अब तेजी से बढ़ेगा? चुनाव आ रहे हैं, 2014 का चुनाव। विजय जी, आप इंदौर की राजनीति को जानते हैं, मैं भी इंदौर की राजनीति को जानता हूं। ये वर्चस्व की लड़ाई कोई आज की नहीं है, लगभग 2 दशकों की लंबी लड़ाई है। और ये लड़ाई मुझे नहीं लगता कि अभी इसका कोई अंतिम निष्कर्ष निकलने वाला है, क्योंकि ये मोर्चे हैं और मोर्चेबंदी में कई बार मोहरे पिटते हैं और मोहरे घायल होते हैं। तो सबसे बड़ा संकट ये है कि इस लड़ाई को रोकेगा कौन। अगर ये लड़ाई पार्टी के भीतर है, चाहे कांग्रेस के भीतर हो, भारतीय जनता पार्टी के भीतर हो, किसी भी राजनीतिक दल के भीतर हो, ये लड़ाई ठीक नहीं है। और वर्चस्व की लड़ाई में अगर खून खराबा होता है तो और ज़्यादा खराब है, और ख़ासतौर से मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि इंदौर सिर्फ एक शहर नहीं है, इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। वहाँ का अपराध बढ़ेंगे, गोलियाँ चलेंगी, हत्या हराम होगा, तो उसका असर वहाँ के विकास पर पड़ेगा, और सिर्फ वहाँ के विकास पर नहीं, मध्य प्रदेश के विकास पर पड़ेगा। जैसे कि अश्विन जोशी खुद कह रहे हैं कि ये एक अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है, और कांग्रेस का भी साथ मिल गया है एक गुट को, तो क्या लगता है कि ताकत दुगनी होगी दूसरे गुट की? देखिए, कांग्रेस ने तो एक राजनीतिक लाभ के तहत, एक मोर्चे के तहत, एक अवसर के तहत इस अवसर को भुनाना चाहा है, लेकिन वास्तव में व्यापक संदर्भ में देखा जाए तो हमें राज्य के हित की बात करना पड़ेगी, हमें क्षेत्र के हित की बात करना पड़ेगी, इंदौर के हित की बात करना पड़ेगी। और
अगर इंदौर का हित हमें देखना है तो इस तरह के संघर्ष को रोकना पड़ेगा। अगर कोई झूठा मुकदमा है तो उसको खत्म करना पड़ेगा और वास्तव में कोई अपराधी है तो उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि निर्दोष जेल के अंदर चले जाएं, उनके खिलाफ मुकदमे हो जाएं और जो वास्तव में अपराधी हैं वो घूमते हुए नजर आएं। इस पे आप मानते हैं, जैसे सत्तन जी कह रहे हैं कि अब एक कोड़ा मारने की जरूरत है घोड़े को? देखिए, सत्तन जी राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो राजनीतिक बातें कर सकते हैं। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, ना मैं कोड़ा जानता हूं ना घोड़ा जानता हूं। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश के विकास को जानता हूं, मध्य प्रदेश को जानता हूं, इंदौर के सुख चैन को जानता हूं, एक सुंदर शहर को जानता हूं और उस सुंदर शहर को सुंदर बना रहने दीजिएगा, ये सबसे मेरी प्रार्थना है। लेकिन जिस तरीके से अब विधायक के खिलाफ एफआईआर हुई है, हो सकता है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, एफआईआर वापस? देखिए, सरकार के हस्तक्षेप करने से कुछ नहीं होता है, एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एक बार रिपोर्ट अगर दर्ज हो गई तो अब तो उस पर जांच होगी और जांच होने के बाद ही उस पर कोई खात्मा लग पाएगा, क्योंकि एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ने लगती है, एक जांच के तहत ही आ जाती है। न्यायिक प्रक्रिया तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन न्याय के पूर्व की प्रक्रिया के तहत आ जाती है। अब इसकी जांच होगी, जांच के बाद इसमें खात्मा लगेगा। लेकिन अगर ये गलत है तो उन अफसरों पर कार्रवाई होना चाहिए और अगर वास्तव में सुदर्शन जी कहीं उसमें लिप्त हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें जांच के बाद साफ होंगी। आज हम मंच पर बैठ के, स्टूडियो में बैठ के नहीं कह सकते हैं कि सत्य क्या है। सत्य हो सकता है कुछ और भी हो, इन दोनों से हट के भी हो। यानी कि साफ तौर पर ये है, माना जा सकता है कि दो बातें हैं, या तो सुदर्शन गुप्ता का इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, या पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो पुलिस बहुत ज़्यादा मुस्तैद हो गई। जैसे खुद पटेरिया जी भी कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन पटेरिया जी, यहाँ सवाल है कि पहले जांच क्यों नहीं की गई? पुलिस तो हर मामले में... बिल्कुल विजय जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है। मध्य प्रदेश पुलिस इतनी सक्रिय मैंने कभी नहीं देखी है, इतनी तत्परता से कार्रवाई करते हुए कभी नहीं देखी है। और खासतौर से जब जनप्रतिनिधियों का मामला हो और वो भी सत्ताधारी दल के व्यक्ति का मामला हो, यहाँ तो प्रतिपक्ष के व्यक्ति पर भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो इसकी जो गति है, जो तीव्रता है, वो जरूर शक पैदा करती है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है यार। बिल्कुल, पटेरिया जी का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और कहीं ना कहीं बीजेपी का एक धड़ा वो भी मानता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कांग्रेस अब बीजेपी के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। खासतौर पर इंदौर की जो कांग्रेस की इकाई है वो बीजेपी के साथ पूरी तरीके से खड़ी है। और जैसा कि हम इस पूरे डिस्कशन में ये सामने आया है कि पुलिस की जो कार्यवाही है उस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। इतनी त्वरित, इतनी तत्परता से जो कार्रवाई की है पुलिस ने, वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। और जो पुलिस की कार्रवाई को गति मिली है, उसे गति देने वाला कौन है? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। और इसी बात को लेकर अब इंदौर में जो आने वाली राजनीति है वो काफ़ी कुछ गरमाने वाली है, क्योंकि ये मामला ऐसा है जिस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। इस पूरी पेशकश में आज जितना ही, अगली बार किसी और मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। पटेरिया जी का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, और इस खास पेशकश में इतना ही।